हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि काफ़ी बच्चों के द्वारा ये कमेंट आया था कि सर अगर आप एनसीईआरटी करवा रहे हैं तो ये करवाइए, थोड़ा सा वो आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में करवाइए। तो देखिए, हमने उनकी भी बात मानी और जो बच्चे कह रहे थे कि आप इसी के फॉर्म में करवाइए, किसके मतलब ये थ्योरी के फॉर्म में करवाइए, तो उनकी भी बात। तो आज से आपका जो आप ये एनसीईआरटी चलेगा, ये रात में 9 बजे डेली आएगा। मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहता हूँ, तो ये 9 बजे डेली आएगा, आपका रात में आएगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये रात में आएगा। और इस रात में 9 बजे वाले समय में आपको क्या मिलेगा, तो इसमें एक दिन आपको एमसीक्यू करवाया जाएगा। और एमसीक्यू कैसे होगा, एमसीक्यू याद रखेंगे जो आपका एनसीईआरटी में, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी एमसीक्यू है, सब कुछ हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं और यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये भी एनसीईआरटी से है, मतलब ये बता भी दिया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी से है, न्यू एनसीईआरटी से है, हर एक चीज़ें, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन न रहे। अगर इस क्वेश्चन को ढूंढना भी है तो ये देखिए, क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी है, चैप्टर 1 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। और ये वाला यहाँ पर देखिए, न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 11th या न्यू एनसीईआरटी, तो यहाँ भी आपका ये एनसीईआरटी से, तो ये हम आपको क्या करवाने वाले हैं, इसको हम पूरी तरह से करवाने वाले हैं। और यहाँ पर कौन से 6 से 12 तक सभी एमसीक्यू बने हैं। तो आज आपका कौन सा टॉपिक है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में 6 से 12 तक जितने भी क्वेश्चन बने होंगे, आज हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो वो यही मैं कहने वाला था कि एक दिन आपका थ्योरी चलेगा और एक दिन एमसीक्यू चलेगा। आप एम थ्योरी पढ़ते रहिए, एमसीक्यू पढ़ते रहिए, आपका दोनों तैयार हो जाएगा। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि दोनों बच्चों का कोई बच्चा निराश ना हो। ये नहीं कि सर ने मेरी बात नहीं मानी, मैं सबकी बात मानना चाहता हूँ, सबको, मतलब ये नहीं कि किसी की बात मान लिया किसी का नहीं। तो मैं सब सोचता हूँ सभी लोग अपना 100% दें। तो चलते हैं यहाँ पर। आपको जो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए ही ये सब एफर्ट किया जाता है। तो अगर आपको एनसीईआरटी का एमसीक्यू के फॉर्म में ही चाहिएगा और तो आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हम आपको थ्योरी के फॉर्म में ही भी देंगे। तो ये टेंशन ना लीजिएगा कि थ्योरी ख़त्म हो जाएगा, वो भी चलेगा, लेकिन अल्टरनेट डे पे चलेगा। अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम 3 बजे जो आपकी क्लास आती है, 4 बजे आती है, उसमें भी हम थ्योरी का क्लास करवा देंगे अगर हमारे पास टाइम रहेगा। नहीं तो रात में आपका चलेगा ही। तो आप सब इस सीरीज के लिए एकदम तैयार हो जाइए। रात में आपका 9 बजे डेली आपका क्या आएगा, सीरीज आएगा ये वाला। ठीक है, एनसीईआरटी हमारे साथ पढ़ना है, थ्योरी के साथ, एमसीक्यू के साथ। 9 बजे वाले क्लास में जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा लीजिए और ये वीडियो को लोगों को शेयर कर दीजिए। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। बातें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये था, तो भूगोल के बारे में थोड़ा परिचित है तो इसमें एक ही क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु नामक विद्वान ने कहा था। इसमें असत्य कथन आपको ढूंढना है। दूसरा क्या कह रहा है, भूगोल का विषय के रूप में विधिवत अध्ययन 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ। भूगोल विषय के अध्ययन में जर्मन भूगोलवेत्ता एबी हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने पथ प्रदर्शक का काम किया। ठीक है, ये सी वाला कह रहे हैं। 20 ये वाला कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ। तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर जितने भी कथन आप देख रहे हैं, सभी कथन ये सत्य हैं, लेकिन आपका ए वाला जो कथन है ये असत्य है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु नामक विद्वान ने नहीं किया। इसका सर्वप्रथम प्रयोग इरेस्टोस्थनीज ने किया था। एक बार हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। करें पहला असत्य है, करें भूगोल शब्द का सर्वप्रथम किसने, अरस्तु ने नहीं किया था। किसने किया था, इरेस्टोस्थनीज ने किया था। इनका नाम याद रखेंगे, इरेटोस्थनीज इन्होंने किया था। भूगोल विषय के रूप में विधिवत अध्ययन 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ। इस विषय के अध्ययन में जर्मन भूगोलवेत्ता एवी हम्बोल्ट और कार्ल
रिटर्न ने पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मानव और पर्यावरण का पारस्परिक संबंध के रूप में विकसित हुआ। देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्रह्मांड से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो आता है। अब देखिए ब्रह्मांड में पहला क्वेश्चन क्या बना है, कहाँ से लिया गया है, क्लास 11th में है, न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। कह रहे हैं कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत है। तो इसमें असत्य कथन बताना है, तो पहला वाला तो आपका सही है। कह रहे हैं ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी प्रमाण कौन दिया था, एडविन हबल ने दिया था। एडविन हबल क्या कहे थे कि ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो बी वाला भी आपका सही है, दूसरा पहला भी सही है, दूसरा भी है। हॉयल ने ब्रह्मांड के संकुचन कंप्रेशन संबंधित अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो ये गलत है। हॉयल ने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत किया था, तो ये मैं लिख देता हूँ, स्टडी स्टेट थ्योरी प्रस्तुत किया था। तो याद रखेंगे स्टडी स्टेट थ्योरी ये किसने प्रस्तुत किया था, हॉयल ने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा स्टडी स्टेट थ्योरी हॉयल ने प्रस्तुत किया था। तो ये वाला आपका गलत हो गया, यहाँ पर संकुचन नहीं होगा। अब ये उपर्युक्त सभी ये तो गलती होगा, तो आपका यहाँ पर क्या असत्य होगा, तो ये सी वाला आपका असत्य होगा, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि हॉयल ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में स्थित अवस्था संकल्पना स्टडी स्टेट थ्योरी को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा बल्कि ब्रह्मांड हर समय एक जैसा ही रहा है। तो स्टडी स्टेट थ्योरी में उन्होंने यही बताया था कि हॉयल ने कि ब्रह्मांड एक जैसा ही रहा है। इसकी उत्पत्ति 12 अरब वर्ष पूर्व हुई, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें सर्वाधिक मात्रा में है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोजन और कौन सी गैस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो हैं ये सर्वाधिक मात्रा में है पाई जाती हैं, विद्यमान है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, क्लास 6 का है, ये न्यू एनसीईआरटी की बुक से है। देखते हैं कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी तो कौन सा पूछा था, कौन सा सही नहीं है, तो ये तीसरा वाला कौन सा था, ये सही नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया। यहाँ का अंतरिक्ष में सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को देखा जा सकता है, कहें कौन सा सही नहीं है, तो सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को देखा जा सकता है। दूसरा करें, ध्रुव तारा एक गतिशील तारा होता है जो अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। ध्रुव तारा क्या होता है, एक गतिशील तारा होता है जो अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। तो कौन सा आपका सही है, ये वाला क्या सही है कि ये वाला सही है, मतलब ये कौन सा गलत है, तो यहाँ पर याद रखेंगे दूसरा वाला गलत है। ध्रुव तारा एक गतिशील तारा नहीं होता है। अभी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ये अंतरिक्ष में सप्तऋषि मंडल के ध्रुव तारे की स्थिति को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ नीचे क्या कह रहा है कि क्योंकि ध्रुव तारा एक स्थिर और अस्थायी तारा होता है। क्या होता है, ध्रुव तारा एक स्थिर व अस्थायी तारा होता है। दूसरा कहा है जो उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसकी सहायता से रात्रि में लोगों को दिशा के निर्धारण में सहायता मिलती है। किसकी सहायता मिलती है, रात्रि में लोगों को दिशा के निर्धारण में सहायता मिलती है। इसके निकट सप्तऋषि और सोप्रिया तारा मंडल स्थित है। किसके निकट, इसी के निकट कौन से हैं, सप्तऋषि और सोप्रिया तारा मंडल स्थित है। ये दोनों नाम याद रखेंगे, किसके निकट, इसी ध्रुव तारा मंडल के निकट। ठीक है, देखिए ध्रुव तारे को अल्फा ऊर्जा माइनॉरिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्रुव तारे को क्या जाना जाता है, अल्फा उर्सा माइनॉरिस के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, तो ये वाला आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहा है कि कथन और कारण है, करें सर्पा स्पाइरल जो मिल्की वे होता है,
समतल डिस्क के समान विस्तृत होता है। तो क्या स्पाइरल मिल्की वे समतल डिस्क के समान विस्तृत होता है? तो हाँ, एकदम सही है। दूसरा कारण, इसकी सर्पाकार भुजाएं, जो स्पाइरल भुजाएं हैं, उन तरंगों को घेरती है जो नए तारों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो आपका ये भी सही है और व्याख्या भी आपका सही करता है। क्या व्याख्या करता है? पहला वाला करें, सर्पाकार आकाशगंगा समतल डिस्क के समान विस्तृत है। ऐसे ही आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा करें, इसकी सर्पाकार भुजाएं जो हैं उन तरंगों को घेरती है जो नए तारों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिएगा तो आप एक काम करिएगा, संतोषी IAS 2.0 जो चैनल है, क्या याद रखेंगे, संतोषी IAS 2.0 पर ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जाकर क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को वहाँ से, क्योंकि एनसीईआरटी की जितनी भी पीडीएफ मैं दूंगा उसको संतोषी IAS 2.0 पर दूंगा। ठीक है, तो ये आप वहाँ से देख, क्योंकि ये क्विज का फॉर्म है, एमसीक्यू का फॉर्म है, तो एमसीक्यू क्विज आपका संतोषी IAS 2.0 पे हमेशा चलता रहता है। चाहे हिंदी हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे आपका जीएस हो, पीवाईक्यू हो, सब कुछ वहाँ पर चलता रहता है। आप इसीलिए एमसीक्यू का ये है, मैं पिन कर दूंगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। करें, यह आकाश गंगा में सबसे सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। क्या? ये दुग्ध मेखला जो मिल्की वे आप कहलाते हैं, आकाश गंगा में सौर मंडल, जिसमें सौर मंडल स्थित है, एक सर्पाकार आकाश गंगा है। किस प्रकार का आकाश गंगा? एक सर्पाकार आकाश गंगा है, मतलब स्पाइरल है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैस की एक प्रणाली होती है। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह होता है और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का। तो देखिए, आकाश गंगा क्या होता है? तारों और बादलों और गैसों, मान लीजिए ये आकाश गंगा है, इसमें क्या होता है? छोटे छोटे तारे होते हैं। ठीक है, ये आकाश गंगा है, यहाँ लिख देता हूँ आकाश गंगा। आकाश गंगा ये है, इसमें छोटे छोटे तारे होते हैं, बादल होते हैं, ये याद रखेंगे, और ये गैस होते हैं, इसमें ढेर सारे गैस होते हैं एक पर। और आकाश गंगा असंख्य तारों का एक समूह होता है। फिर लाखों आकाश गंगाएं, ऐसे ही लाखों आकाश गंगाएं होती हैं जिनसे मिलकर ब्रह्मांड बनता है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कौन सा कथन सही है। यहाँ देखिए, सही गलत याद रखेंगे। कह रहे हैं निहारिका, निहारिका को क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। सौर मंडल का जनक बोला जाता है। क्या कह रहे हैं कि निहारिका सौर मंडल का जनक बोला जाता है। दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा कह रहे हैं कितने कथन सही। यहाँ पर आंसर देखिए, कितने कथन सही है। सूर्य क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों के भीतरी ग्रह को ग्रह कहा जाता है। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? सूर्य भगवान है ये। अब सूर्य भगवान के ये निकट कौन से? बुध ग्रह है आपका। इसके बाद शुक्र ग्रह आ जाता है। शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी के बाद कौन सा आ जाता है? मंगल आ जाता है। इसके बाद ये एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। क्या होता है? काफ़ी सारे क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट हैं, तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाता है। इसके बाद आपका बृहस्पति आता है, शनि आता है, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों, ये सूर्य है, ये सन है। ठीक है, सन और क्षुद्र ग्रह ये है, एस्टेरॉयड बेल्ट ये है। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट और किसके बीच ग्रह स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहते हैं। तो ये भीतरी ग्रह है ना, तो ये बाहरी ग्रह इधर होते हैं, ये भीतरी ग्रह। एकदम सही क्वेश्चन करा। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर स्थित है। तो बृहस्पति यहाँ पर है और कह रहे हैं कि इसके अंदर स्थित है क्षुद्र ग्रह के। कहाँ अंदर? ही तो बाहर स्थित है ना। बृहस्पति यहाँ पे जा रहा है, तो ये याद रखेंगे। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर स्थित है, ये आपका गलत है। तो ये वाला आपका गलत हो जाता है। ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। नेबुला को सौर मंडल का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। कितने ऑप्शन पूछा है तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यह देखिए, वो एक्सप्लेनेशन वही दिया गया है कि नेबुला
को सौरमंडल और तारों का जनक माना जाता है। तो ये याद रखेंगे, पूछ सकता है कहीं क्वेश्चन। जो विशाल गैसों का एक पुंज होता है, इसके क्रोट का निर्माण लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सूर्य क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच अवस्थित है। याद रखेंगे, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के बीच अवस्थित है। सूर्य और क्षुद्र ग्रह, मैं अभी बताया था ना कि ये सूर्य है और ये क्षुद्र ग्रह है, इसके बीच कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दिया गया है। बुध ग्रह आता है, इसके बाद शुक्र ग्रह आता है, पृथ्वी आता है और मंगल ग्रह आता है, को भीतरी इनर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। तो याद रखिए, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से होते हैं, वो पार्थिव ग्रह जिसको आप कहते हैं हिंदी में, वो क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि इसमें भूमि होती है, अधिक घनत्व वाले व सैलो धातुओं से बने होते हैं। क्योंकि बृहस्पति क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बाहर अवस्थित तथा आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये कथन 3 सही नहीं है, ये वाला याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। तो कह रहे हैं बिग बैंग सिद्धांत अभी के समय में जो सबसे मान्य सिद्धांत माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। दूसरा कह रहे हैं वर्ष 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो तीसरा कह रहा है प्रकाश दूरी का मात्रक है। तो इसमें कौन सा एक कथन सही है, तो यहाँ पर सभी तीनों ही सही हैं। अब हम एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। अब देखिए, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड सिमटा हुआ था तथा इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप तथा घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में अंदर क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वर्ष 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इसको उन्होंने आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी, हम क्या बताए थे, आकाश गंगा है, इनके बीच की दूरी जो डिस्टेंस है ये बढ़ रही है। इसका मतलब जो ब्रह्मांड है ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बस मतलब ये भी फैल रहा है। अब देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। एक प्रकाश वर्ष में 1,86,000 मील प्रति सेकंड निर्वात में जितनी दूरी तय करता है प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर सही होगा, सब कुछ यहाँ पर सही है। हाँ, आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। संतोषी IAS 2.0 पर इस पीडीएफ को मिलेगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए लाता हूँ कि एनसीईआरटी का पूरा A to Z वही एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, एक गलत है। यहाँ पर कह रहे हैं सौरमंडल का निर्माण सूर्य और क्षुद्र ग्रह मिलकर करते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। तीसरा कह रहे हैं सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत है, तो पहला वाला सिर्फ आपका गलत है, क्योंकि जो सौरमंडल का निर्माण होता है सिर्फ एस्ट्रॉयड और सूर्य से मिलकर नहीं होता, इसमें पृथ्वी भी ग्रह भी आ जाता है, उपग्रह भी आ जाता है, कई चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा, केवल एक आपका ये सही नहीं है और दोनों सही है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहे हैं कि कथन एक सही नहीं है, क्योंकि सौरमंडल का जो निर्माण होता है वो सूर्य से होता है, ग्रहों से होता है, उपग्रहों से होता है, एस्ट्रॉयड से होता है और कॉमेट से होता है, जिसको पुच्छल तारे कहते हैं, आदि से होता है। वर्तमान में सौरमंडल में कितने 8 ग्रह हैं और सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य मध्यम आयु का तारा है जिसके केंद्र में हीलियम और हाइड्रोजन, हमेशा याद रखेंगे उसके केंद्र में कौन सा होता है, हीलियम हाइड्रोजन। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर इसका बेस होता है। सूर्य का जो भी उसका प्रकाश आता है जिस क्रिया के द्वारा, वो हमेशा नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन से, याद रखिएगा यस यू और यस एफ यू ऐसे याद कर लीजिएगा, जहाँ एफ यू होगा वहाँ सन होगा। अब देखिए, उत्पन्न प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा विशाल भंडार है। नाभिकीय संलयन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका विशाल भंडार है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा करें बुध हुआ, शुक्र हुआ, मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो हमने क्या बताया है कि जो मान लीजिए ये सूर्य है, इसके बुध हो गया, शुक्र हो गया,
पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया और ये एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया। तो इसके बीच में जो ग्रह आते हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्थिव टर्सियल ग्रह कहलाते हैं। तो ये एकदम आपका ये सही है। कह रहे हैं बुध, शुक्र व मंगल ग्रह गैसों से बने हैं। तो देखिए ये चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है। तो ये चट्टानों से जो बने होते हैं वो गैसीय ग्रह कैसे होंगे? इधर वाला जो आपका ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के जो ग्रह होते हैं, चाहे आप बृहस्पति की बात करें, चाहे आप शनि की, चाहे यूरेनस नेपच्यून, चाहे जिसकी बात करें, वो आपके कौन से होते हैं? वो गैसीय ग्रह होते हैं। इनका जो घनत्व होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर कौन सा? बुध और शुक्र मंगल ग्रह गैसों से बने हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और ये करें पार्थिव ग्रह कहा जाता है बुध, शुक्र और मंगल ग्रह को, तो ये तो आपका सही होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। यहाँ पर देखिए सी वाला आंसर सही है। यहाँ पर देखिए बुध हुआ, शुक्र हुआ, मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह चट्टानी ग्रह होते हैं। एक ऐसा ग्रह होता है जो किससे बना होता है? सिलिकेट, चट्टानों और धातुओं का बना होता है पार्थिव ग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी भी तो उसी में आती है। तो हमारी पृथ्वी के आसपास जितने ग्रह होते हैं वो पार्थिव ग्रह ही कहलाते हैं। वो ये ठोस सतहों से बने होते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। तो सूर्य के सबसे निकट वाले ग्रह, मतलब ये सूर्य है, इसी के जो निकट है वही तो पार्थिव ग्रह। बुध, शुक्र और मंगल ग्रह गैसों से नहीं बल्कि ठोस सतहों से बने हैं। गैसीय ग्रह सतहों से बने होते हैं। तो याद रखेंगे सतहों, गैसीय ग्रह गैसीय सतहों से बने होते हैं। जैसे शनि है आपका और ये क्या बृहस्पति है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? अंतरिक्ष। ये देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 का क्वेश्चन है, न्यू एनसीईआरटी। कह रहा अर्सा मेजर और बिग बेयर का संबंध किससे पाया जाता है? इसका संबंध किससे, रिलेटेड किससे करेगा? अर्सा मेजर और बिग बेयर, तो इसका संबंध नक्षत्र मंडल से है। अब यहाँ पर देखते हैं जो अर्सा मेजर होता है, जिसको तारामंडल या बिग बियर बोला जाता है, का नक्षत्र मंडल में पाया, नक्षत्र मंडल से इसका संबंध किस पाया जाता है, ये याद रखेंगे। सप्त ऋषि 7 तारों का समूह होता है। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग होता है। याद रखेंगे नक्षत्र मंडल जो होता है किसका भाग होता है? अर्सा मेजर का भाग होता है। नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूह वाले विविध आकृतियों में पाए जाते हैं। इन आकृतियों के आधार पर इनका नामकरण होता है, जैसे ओरियन, सिग्नस, स्वान, हाइड्रा और हरक्यूलस, ठीक है। तो ये होते हैं नक्षत्र मंडल। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में कौन से हैं? कह रहे हैं मंगल और यूरेनस के। मान लीजिए ये आपका सन है, सन के बाद बुध आता है, शुक्र आता है, बुध आ गया, शुक्र आ गया आपका, इसके बाद पृथ्वी आती है आपका, इसके बाद मार्स, मंगल आता है, मंगल के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाता है, तो इसके बाद ये आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा आएगा? ये शनि आ जाएगा। शनि के बाद कौन सा आ जाएगा? यूरेनस आ जाएगा। अब पूछ रहा है क्या? मंगल और यूरेनस के बीच में। यहाँ आपका मंगल ग्रह है, ये वाला मंगल ग्रह है, और ये कहाँ है? यूरेनस है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाए? बृहस्पति और शनि ग्रह ही तो हैं। बृहस्पति और शनि ग्रह ये इसी के बीच है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच में अवस्थित ग्रह बृहस्पति और शनि है। बृहस्पति और शनि दोनों गैसीय पिंड है। इसका निर्माण गैसों के संगठन से हुआ। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सौर मंडल में 99.86 से अधिक द्रव्यमान सूर्य में है और शेष द्रव्यमान 90% बृहस्पति और शनि में पाया जाता है। मान लीजिए ये 100% है सौर मंडल में। तो यहाँ पर ये पूरा जितना ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये कितना है? ये सूर्य का है। ये सोचिए सूर्य कितना बड़ा है। और जो इसमें से अब इतना ये बचा, इसमें से भी ये पूरा ये वाला भाग, जितना ये वाला भाग है, ये भी 90% क्या है? उसका है द्रव्यमान, बृहस्पति और शनि का। फिर बीच जितना बचा ये थोड़ा सा, उतना जाके सबका होता है। सोचिए कितने विशाल ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि या सूर्य। सूर्य तो तारा है, ठीक है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित ग्रहों के आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाइए कूट बताइए। न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी का है। कह रहे हैं आकार के अनुसार घटते क्रम में बताइए कि कौन सा ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसके बाद शनि आपका ग्रह आ जाता है। तो बृहस्पति वो आ जाता है, इसके बाद शनि आ जाता है। तो आपका एक आ जाएगा
4 आ जाएगा, शनि के बाद कौन सा आ जाएगा, वरुण आ जाएगा, तो वरुण आ जाएगा, इसके वरुण के बाद पृथ्वी आ जाएगा। हमेशा एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होता है आपका, जैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट है तो बृहस्पति सबसे बड़ा हो जाता है, इसके बाद शनि आता है, यूरेनस, फिर नेपच्यून, इधर से जाएंगे फिर इधर आपके आएंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका 1 4 2 3, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर ये शनि, फिर ये वरुण, फिर पृथ्वी अपनी। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए अगर ग्रहों के घटक बृहस्पति सबसे बड़ा है, इसके बाद शनि, इसके बाद वरुण, फिर पृथ्वी। आकार के अनुसार ग्रहों का ग्रहों का क्रम पहले बृहस्पति है, देखिए पहले याद रखिएगा बृहस्पति आकार के हिसाब से, एरिया के हिसाब मतलब कितना बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति है, फिर शनि आ जाता है, फिर अरुण आ जाता है, फिर वरुण आ जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के उस साइड जितने भी ग्रह हैं उनको याद कर लीजिए। इसके बाद पृथ्वी इधर, जब इधर आ जाएंगे टर्सियल ग्रह में, पार्थिव ग्रह में, तो वहाँ पर पृथ्वी सबसे पहले है। पृथ्वी की बहन जो है वो कौन सी है, या शुक्र की बहन पृथ्वी या पृथ्वी की बहन शुक्र, दोनों कहिए, तो वो कौन है, शुक्र है। इसके बाद आपका मंगल ग्रह, शुक्र बड़ा ग्रह है, मंगल छोटा है, याद रखेंगे शुक्र बड़ा है, मंगल छोटा है, क्योंकि वो सिस्टर को भी अपने साथ लेके चलना चाहती है पृथ्वी। मंगल के बाद लास्ट में बुध को पता ही होगा। तो यहाँ पे यही कन्फ्यूज होंगे, पहले शुक्र बड़ा होता है कि पहले वो बड़ा शुक्र होता है कि मंगल होता है। पृथ्वी जब बड़ा हो जाएगा तो अपने वाहन को भी लेके चलेगी, बाद में आपका मंगल आएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। सौर मंडल का 99.84% द्रव्यमान सूर्य में और लगभग 99 बृहस्पति, और वही जो आपका पढ़े थे वही है। देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल मंगल ग्रह के परिक्रमण काल से अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 11th का क्वेश्चन है न्यू एनसीईआरटी का। दूसरा कह रहा कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। और तीसरा कह रहा है कि बुध, शुक्र तथा शनि ग्रह अधिक घनत्व वाले हैं। करें बुध, शुक्र और शनि ग्रह अधिक घनत्व वाले हैं। करें कौन सा आपका सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं है, 1 और 3 सही नहीं है, ये गलत है और ये गलत है। अब ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ये एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, तो ये याद रख दो, ये तो आपका सही ही है। देखते हैं यहाँ एक्सप्लेनेशन, ये कह रहा है कि 1 और 3 क्यों नहीं सही है, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में पूर्ण करता है, जबकि मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिन है। मतलब ये सूर्य से ये थोड़ा ज़्यादा दूर है तो ये ज़्यादा समय लगाएगा, जो जितना पास रहता है सूर्य के उतना ही कम समय लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, ये दोनों ग्रह सौर मंडल के आंतरिक ग्रह हैं। और यहाँ पर यही कहा था कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल मंगल ग्रह के परिक्रमण काल से अधिक है। तो शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण मंगल ग्रह से अधिक है, नहीं कम है। यहाँ पर शुक्र का कम है, क्योंकि जो जितना पास रहेगा, ये सूर्य है इतना, जब जो जितना पास रहेगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम रहेगा। जो जितना दूर रहेगा, बृहस्पति का तो मंगल से भी ज़्यादा है, तो जितना जो दूर रहेगा उसका परिक्रमण काल उतना अधिक है। तो ये उल्टा दिया था। यहाँ कह रहा है बुध, शुक्र और शनि ग्रह का घनत्व अधिक है। कह रहे बुध, शुक्र अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, जबकि शनि का घनत्व कम है, क्योंकि यह गैसीय ग्रह है। बुध और शुक्र का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 5.24 ग्राम घन सेंटीमीटर है, जबकि शनि का घनत्व देखिए 0.69। अब देखिए अगर डेंसिटी की बात आए तो हमेशा याद रखेंगे जो गैसीय ग्रह हैं उनकी डेंसिटी कम होगी, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। जो सभी ग्रहों में शनि का घनत्व कितना 0.69 ग्राम है, जो सभी। अब ये क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी का ही है, सबसे कम घनत्व किसका है, तो शनि का घनत्व कम है। बस यही करना है आपको। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहा है कि सौर मंडल के वो 2 ग्रह कौन से हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में होता है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ओल्ड एनसीईआरटी का क्लास 6 का है। तो ये कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा है, शुक्र है, यूरेनस है।
शुक्र है और अरुण, जिसको अरुण वरुण अरुण बोलते हैं, याद रखेंगे। तो शुक्र और यूरेनस ग्रह का जो परिक्रमण काल है ये विपरीत है। हमारे पृथ्वी मंगल ये सबसे क्या है, वो विपरीत दिशा में इसकी वो परिक्रमण काल है। तो याद रखेंगे शुक्र और यूरेनस का। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। सौरमंडल में शुक्र और यूरेनस ग्रह ऐसे हैं जिनका परिक्रमण काल अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम घड़ी की सुई के अनुकूल पाया जाता है। हमारा क्या होता है, पश्चिम से पूरब। कभी भी ये मत सोचिएगा कि पृथ्वी पूरब से आ रही है पश्चिम, जैसे आप तो देखते नहीं है सूर्य भगवान पूरब से निकलते हैं पश्चिम में, तो हमेशा उसका उल्टा होता है। पृथ्वी, अगर पृथ्वी का पूछे तो पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब हमेशा कहाँ से, हमेशा पश्चिम से पूरब जाती है। तो ये याद रखेंगे। और अब यहाँ से अब ये जो शुक्र है ये पूरब से पश्चिम जाता है, जैसे सूर्य जाता है, तो घड़ी की सुई दिशा में अनुकूल पाया जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 255 दिनों में पूर्ण करता है। मतलब लगभग ये पृथ्वी के समान ही लगभग है। यह ग्रह अपने अक्ष पर 243 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है। यूरेनस ग्रह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। अब देखिए यूरेनस पृथ्वी सूर्य से दूर हो गया, कितना समय लग गया, 84 साल लग गया। यहाँ पर देखते हैं क्या करा है, कर हैं ये क्लास 7 की 6 की एनसीईआरटी है, यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी है। यहाँ देखिए सौर मंडल के ग्रह वृत्ताकार आकार के पथ का अनुसरण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये करें सौर मंडल के जो ग्रह हैं वो वृत्ताकार ऐसे करते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहला ये हो गया। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, असत्य कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो याद रखेंगे यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है कि सौरमंडल में सबसे दूर यूरेनस अरुण ग्रह है। तो कह रहे हैं सूर्यमंडल में सबसे दूर अरुण, तो वरुण कहाँ चला जाएगा। अगर मैं कहूँगा यूरेनस सबसे दूर है तो ये नेपच्यून कहाँ चला जाएगा, तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी गलत है। सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कह रहे हैं शनि है और सबसे छोटा ग्रह शुक्र है, तो ये भी गलत है। अब इसमें तो दोनों में आपको सोच लिए होंगे कि क्या गलत है, तो ये दोनों में आपको नहीं बताना है, ये दोनों आप, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज होंगे। करें वृत्ताकार आकार में पथ का अनुसरण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं सौरमंडल के जो ग्रह हैं। अब देखिए ये गलत है। देखिए वृत्ताकार आकार में परिक्रमा नहीं करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार है। याद रखेंगे हमेशा दीर्घ वृत्ताकार में ही गति करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए सौरमंडल से संबंधित तीनों कथन असत्य हैं। सौरमंडल ग्रह दीर्घ वृत्ताकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दीर्घ वृत्ताकार मतलब क्या होता है, दीर्घ वृत्त में इलिप्टिकल शेप में गति करते हैं, मतलब एक वृत्त होता है ऐसे एकदम गति करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं गति करते हैं हमारे, तो ये याद। अभी देखिए मैं इसको ऐसे, ये मान लीजिए ये ऐसे गति करते हैं, ऐसे ये ऐसे इस टाइप की गति करते हैं। एक वृत्ताकार ऐसे होता है एकदम सेम टू सेम, ऐसे नहीं करते हैं। ये इस वाला जो ये वाला शेप बनाए हैं, ये वाला शेप आप देख रहे हैं, एक बार मैं बनाता हूँ फिर से। तो ये ऐसे इस वाले शेप में गति करते हैं, तो ये दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल शेप कहलाता है। ठीक है, तो इसमें गति करते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर देंगे, आप वहाँ वृत्त लगाएंगे तो आपका वहाँ पर गलत हो सकता है, तो गलत मत लगाइएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका ये दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों में सर्वाधिक तापमान शुक्र का होता है और सबसे कम यूरेनस अरुण, और अरुण पर 278। तो सबसे ज़्यादा तापमान किसका होता है, शुक्र का होता है, और सबसे कम तापमान यूरेनस का होता है 200-278 पाए। सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है, वरुण है, और आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह शनि है और सबसे छोटा ग्रह बुध है, तो वहाँ भी गलत था। बृहस्पति सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह भी है। अब देखिए सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, ये बृहस्पति है। बुध सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, मतलब जो सबसे ज़्यादा कक्षा में तेजी से गति कर रहा है वो बुध ही है। जो मतलब जो ऐसे मान लीजिए ये है, इसके नीचे जो एकदम पास रहेगा तो वही सबसे ज़्यादा तेज से गति करेगा, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो वही जो पास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कक्षीय गति वाला होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। करें सही नहीं है, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। 6 एनसीईआरटी की
ओल्ड है। अब यहाँ अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला, या यहाँ विद्यमान वनों की अधिकता के कारण। क्या वन की अधिकता के कारण वन होगा तो हरा दिखाई देगा, तो ये तो गलत ही हो गया। पृथ्वी का घनत्व तो मंगल ग्रह से कम पाया जाता है। कह रहे हैं पृथ्वी का घनत्व जो होता है वो मंगल ग्रह से ये कम पाया जाता है। तो ये हम इसमें कौन सा सही है, तो याद रखेंगे पृथ्वी का घनत्व ज़्यादा पाया जाता है, मंगल ग्रह का घनत्व कम पाया जाता है। मंगल ग्रह से कम, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ना तो एक ना तो दो, कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। कह रहे हैं कि देखिए क्योंकि अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी का रंग नीला है, यहाँ जल के कारण, अधिकता के कारण, ये तो आपको इसलिए नीला ग्रह पढ़ा कहा जाता है, तो ये तो आप सबको पता होगा। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं पता रहता। पृथ्वी का घनत्व 5.5 घन सेंटीमीटर है और मंगल ग्रह का घनत्व 3.94 ग्राम घन सेंटीमीटर है पाया जाता है, अतः पृथ्वी का घनत्व मंगल ग्रह से ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे पृथ्वी का घनत्व मंगल ग्रह के घनत्व से ज़्यादा होता है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। बस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दूसरा करें पृथ्वी उपग्रह पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, उसका व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इस टाइप के पूछा गया है आपका। तो कौन सा सही है, यहाँ पर करें सही नहीं है, हाँ सही नहीं है। यहाँ पर देखेंगे सही कौन सा है, सही नहीं है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है ताकि यहाँ भाई आप ध्यान रख सकते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर आपको ये सीरीज पसंद है, सिर्फ सब्सक्राइब से बता सकते हैं, लाइक से बता सकते हैं क्या आपको ये सीरीज पसंद है। अगर पसंद होगी तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। मतलब कोई भी ब्रेक नहीं होगा आपके इस सीरीज में, अगर आप पसंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 1 और 2 में कौन सा आपका, ये तो पहला, दूसरा वाला गलत है, तो कौन सा गलत सही नहीं है, दूसरा वाला, और पहला वाला सही है। देखिए उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह जो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, आधा नहीं कहिए, आधा मत रखिए, तो यहाँ पर क्या रखिए, यहाँ पर 4 रखिए, तो 1/4 कहिए। पृथ्वी का व्यास अगर यहाँ पर कितना है, मान लीजिए 100 है, पृथ्वी का व्यास पूरा 100 है, तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा, तो 100/4 कर दीजिए, है ना, 1/4 करना है ना, तो कितना है 25 होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, हमेशा एक कैलकुलेशन भी कोई एग्जाम्पल ले लिया करिए, 100 ले लिया करिए, पृथ्वी का हो गया और चंद्रमा का 25 हो गया, 1/4 बोल रहा है, तो 1/4 मतलब 25 ही हो जाएगा, बस। अब देखिए चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह फॉसिल प्लैनेट कहते हैं, जो पृथ्वी से 3.8 लाख किलोमीटर 8-4 लाख किलोमीटर दूर है। इसकी भूपर्पटी पर ऑक्सीजन तथा सिलिकेट की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। तो याद रखेंगे ऑक्सीजन और सिलिकेट की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। यहाँ पर शांत सागर अवस्थित है, वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/81वां 1/81 भाग है, होने के कारण इसका पलायन वेग का मान कम होता है। पलायन वेग का मतलब क्या होता है, 11.2 हमारे यहाँ शायद होता है, तो अगर हमारे यहाँ 11 हो रहा है तो वहाँ हमारे, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से आप कोई चीज़ फेंक देंगे तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, तो वहाँ पर इसका बहुत ही कम होता है। वहाँ थोड़ा से ऐसा करके फेंक दीजिए, वो चंद्रमा से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 121वां भाग है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करा था, व्यास तो 1/4 होता है, ये पढ़ा दिया। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, तो याद रखेंगे ये भी आपका सही है। तो उपग्रह सूर्य परिक्रमा करते हैं, साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर देखिए करें कौन सा इसमें भी सही नहीं है। एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है 6 का। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर 1 है, करें सौरमंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा
शनि के ग्रह के पास है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर, क्योंकि प्राकृतिक उपग्रह, क्योंकि एलन मस्क भी हमेशा छोड़ते रहते हैं ना, तो एलन मस्क वाला उपग्रह मत जोड़िएगा, इसरो वाला मत, नासा वाला मत जोड़िएगा, ये प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहे हैं। शनि के पास, हाँ शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। अभी जो रिसेंट में डेवलपमेंट मतलब अपडेट हुआ है, बुध शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। कह रहे हैं बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। दूसरा कह रहे हैं यूरेनस ग्रह उपग्रहों की संख्या केवल 5 है। कह रहे हैं यूरेनस के उपग्रहों की संख्या केवल 5 है, तो ये आपका गलत है, सही नहीं पूछ रहा तो यही गलत है। मंगल ग्रह एक प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 2 है। तो एक बार हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कह रहे हैं यूरेनस के उपग्रहों की संख्या 27 है, याद रखेंगे 5 नहीं है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? यूरेनस। सबसे बड़ा बृहस्पति है, दूसरा शनि है, फिर यूरेनस है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के 14.54 गुना अधिक है। इसका व्यास कितना है? 51,800 किलोमीटर। औसत घनत्व 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसका पलायन वेग कितना है? 22 किलोमीटर प्रति सेकंड है। किसका पलायन वेग बोल रहे हैं? यूरेनस का। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कि यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया, याद रखिएगा, यूरेनस का सबसे बड़ा ग्रह टाइटेनिया है। टाइटेनिया, एक टाइटेनिया और शनि वाला मत याद रखिए, टाइटेनिया। तो यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया, और शेष सभी कथन सत्य हैं। तो ये याद रखेंगे, यूरेनस के बारे में यहाँ पर स्पेलिंग किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर ये मंगल ग्रह के फोबोस और डोमोस, याद रखिएगा, फोबोस डोमोस ये इसके मंगल ग्रह के हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी की है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कह रहे हैं पृथ्वी जितनी सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि है, मान लीजिए ये सूर्य है ना, ये सन है, अब यहाँ पर बुध हो गया, अब यहाँ शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, तो हमारा ये पृथ्वी हो गया और ये आपका मार्स हो गया, मतलब ये मंगल हो गया। कह रहे हैं कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की तुलना में मंगल ग्रह के सूर्य की परिक्रमा की अवधि कम है। तो ये कैसे कम होगा? क्योंकि कौन ज़्यादा पास है? सूर्य के पास तो अर्थ है ना, तो कैसे कम हो सकता है? ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए ना, जो ज़्यादा पास रहेगा वो जल्दी से घूम जाएगा, ये याद रखिए। अंगुली में एक रस्सी बांध के ऐसे ऐसा करिए, जब आपकी रस्सी जितना छोटी होती जाएगी उसकी स्पीड उतना बढ़ती जाएगी, और रस्सी बड़ी होती जाएगी स्पीड घटती जाएगी। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। करें मंगल ग्रह का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो हाँ सही है, क्योंकि मंगल ग्रह का व्यास क्या है? अधिक है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? ये सही है, आर गलत है। एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। करें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अधिक समय लेता है। मंगल देखिए सूर्य से जितना ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा ही समय लेगा, इतना ये याद रखेंगे, जो कि मंगल पृथ्वी के अपेक्षा से दूर है, क्योंकि मंगल पृथ्वी के से दूर है। अब मंगल का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। मंगल का व्यास क्या है? पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। मंगल का व्यास 67-92 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756.28 किलोमीटर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह ये जानते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अब यहाँ कैसे याद करेंगे देख लीजिए। हमारे यहाँ सब सोच रहे हैं कि हम कुछ दिन बाद मंगल पे चले जाएंगे, लेकिन क्या होगा, सबको वहाँ पर ज़मीनें कम मिलेंगी, क्योंकि व्यास मंगल का कितना है? 6,000, उसका दोगुना क्या है? 12,756, इसका ज़्यादा व्यास है। किसकी? पृथ्वी का व्यास तो लगभग 12,756 है, दोगुना तो हो गया। तो क्या है? इसका ज़्यादा व्यास है, तो ज़्यादा लड़ाई कहाँ होगी? यहाँ पे होगी कि मंगल ग्रह पे लड़ाई ज़्यादा होगी? मंगल ग्रह पे ज़्यादा लड़ाई होगी, क्योंकि वहाँ ज़मीन कम है। ज़मीन जहाँ कम रहेगी लड़ाई वहाँ ज़्यादा होगी, बस इतना याद रखेंगे। तो वहाँ पर मंगल ग्रह का व्यास कम, जैसे ये है पृथ्वी, व्यास क्या होता है? व्यास ये होता, एक मिनट, ये पृथ्वी बन गया, ऐसे पृथ्वी बन गया, ये है। अब ये याद रखेंगे, ये अब ये व्यास है, यही व्यास होता है ना, तो ये डायमीटर जो आपका होता है मंगल ग्रह का इतना है, और अगर पृथ्वी का देखा जाए पृथ्वी का इतना है, अगर मंगल ग्रह का देखा जाए तो मंगल ग्रह का सिर्फ इतना ही है, इसका तो आधा ही हुआ ना, तो यहाँ लड़ाई ज़्यादा होगी, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं,
पृथ्वी सूर्य के बीच पाए जाने वाला ग्रह, मतलब कौन का भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो ग्रह पाए जाते हैं वो भीतरी ग्रह होते हैं। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच पाए जाने वाले ग्रह जो होते हैं वो भीतरी ग्रह होते हैं। तो ये वाला आपका सही हो रहा है। वो वह जो गैसीय ग्रह है, ये तो गलत है। बिना उपग्रह वाले ग्रह, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? तो ये आपका जो सूर्य और क्षुद्र एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होता है आपका, और सूर्य के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं वो पार्थिव ग्रह या भीतरी ग्रह कहलाते हैं। ये याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा? वो जो सूर्य और उसके बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं वो कौन से ग्रह हैं? पार्थिव या भीतरी ग्रह कहलाएंगे। अब चलते हैं देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपका। ये देखिए 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह इनर प्लेनेट कहलाते हैं। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित है। भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये ग्रह पृथ्वी की भाप, शैलों और धातुओं के बने होते हैं। अन्य 4 आउटर प्लेनेट होते हैं। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट हो गया ब्रह्मांड का, ऐसे कॉन्सेप्ट अब पूछे जाएंगे आपके पेपर में। यानी कि यहाँ पर कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है? तो शनि के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे अभी भी कितने हैं, लगभग 146 पहुँच गया है 2019 की डाटा के अनुसार, ठीक है। तो एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर कि वर्तमान में शनि के कुल उपग्रहों की संख्या 146, मतलब और भी ज़्यादा हो गया। मुझे लगता है कि ये और भी ज़्यादा हो गया है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कितना हो गया है। ये 146 ही हैं, मैंने नेट पर देख लिया है, 146 हैं अभी वर्तमान में। अगर आप गूगल करेंगे तो 146 ही दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए 2019 में खगोलविदों ने शनि के उन उपग्रहों की खोज की जो शनि ग्रह के चक्कर लगा रहे थे। प्राकृतिक उपग्रह की संख्या के आधार पर बृहस्पति दूसरे नंबर पे है और प्राकृतिक उपग्रहों की जहाँ पर 95 है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये आपका स्टेटमेंट अगर आ गया तो क्या करेंगे? दूसरा कह रहा है कि देखिए पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, वो सिर्फ आपको खुशी दे सकते हैं पढ़ते वक्त, ठीक है। और क्वेश्चन आपको यही बनने वाले हैं। तो अगर आपको एक अच्छा फॉर्मेट चाहिए तो प्लीज़ आप सब इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आपको थोड़ा सा टफ पढ़ाया जाएगा लेकिन एक जेन्युइन चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगे समय से अधिक है। तो ये बताइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो पहला कह रहे हैं क्या यहाँ पर, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो हमें चंद्रमा एक ही भाग दिखाई देते हैं ना वहीं पर। तो पहला सही है, तो दूसरा आपका गलत है। तो क्या गलत है उसको देखते हैं। कह रहे हैं पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग 57% दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिनों का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन लेता है। इतने समय में ही चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब जैसे पहले क्या करते थे, छुपा छुपाई जब खेलते थे तो उसके पीछे छुपे वो भी चलता था तो भी चलता था, ऐसे छुपा छुपाई, ऐसे यहाँ भी चलता है छुपा छुपाई। अतः चंद्रमा और पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग समय बराबर होता है। ये भी याद रखेंगे। जैसे मतलब चंद्रमा भी तो अपने अक्ष पे पूरा करता है और पृथ्वी का जो पूरा कर रहा है वो दोनों समय क्या होता है, लगभग सेम होता है। इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर, द्रव्यमान कितना है, 1/81 है लगभग। अब देखिए व्यास हम कितना पढ़े थे, पृथ्वी का लगभग 12,000 याद रख लेंगे व्यास पढ़े थे। और हम मंगल का कितना पढ़े थे, लगभग 6,000, 12,700 पढ़े थे, 6,700 पढ़े थे। तो ये अब यहाँ पर चंद्रमा का व्यास कितना है, तो 3,480, मतलब आधा आधा करते चले जाएंगे। 12 का आधा 6 कर देंगे, 6 का आधा 3 कर देंगे। तो पहले मंगल का, वो पृथ्वी का 12,000, फिर 6,000, फिर 3, मतलब वो मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि कुछ तो याद रहे आपको। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया ना क्लियर। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि क्लास 11th का न्यू एनसीईआरटी यूपी पीसीएस प्री का है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूपी पीसीएस प्री 2023 में ये क्वेश्चन, पिछले ही साल क्वेश्चन ये आया था और ये कहाँ का है, एनसीईआरटी का है। देखिए पूरी क्वेश्चन कहाँ से आया है और एनसीईआरटी से आया है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं।
अब देखिए अंतरिक्ष में पिंड और उनका वर्णन किया गया है, वो पिंड हैं क्या, तो इसमें कौन सा आपका सही है ये बताना है। कह रहे हैं सेफीड क्या होता है, क्या ये यहाँ पर ये सही कोड का चयन कीजिए। हाँ, तो सेफीड क्या होता है, निहारिकाएं पल्सर क्या होते हैं, तो पल्सर यहाँ पर कौन सा सही होगा, सिर्फ तीसरा वाला सही होगा। पल्सर क्या होता है, न्यूट्रॉन तारे होते हैं, ये जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। याद रखें, निपात मतलब वो चली जाते हैं, ठीक है, तो मतलब वो भंग हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि पल्सर को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब एक विशाल तारे का ईंधन समाप्त हो जाता, हमने क्या कहा, समाप्त हो जाता उनका ईंधन, तो उनका निपात हो जाता है, क्योंकि युग में 1 और 2 सम्मिलित नहीं है। क्योंकि सेफीड क्या होता है, यहाँ पर जो ये लिखा गया है सेफीड क्या होता है, हो सकता है पूछ ले, तो ये क्या होता है सेफीड, तो सेफीड होता है अंतरिक्ष में धूल और एवं गैस के विशाल बादल नहीं बल्कि ये तारे होते हैं। तो ये बादल, यहाँ बादल लिखा गया है ना, तो बादल यहाँ काट दीजिए, ये तारे होते हैं, स्टार होते हैं, याद रखेंगे स्टार होते हैं ये सेफीड। अब यहाँ पर क्या होता है, जो समय समय पर चमकते हैं और मंद होते हैं, जबकि निहारिकाएं अंतर तारकीय बादल होता है जिसमें धूल होता है, हाइड्रोजन होता है, गैस हीलियम गैस होते, गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। तो ये याद रखेंगे, कौन सा, निहारिकाएं तारे होते हैं, आवर्ती रूप से ये बुझते, ये गलती, ये गलत है, तो ये याद रखेंगे, ये बादल होता है निहारिकाएं। अंतर तारकीय बादल होता है जो धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, आयनीकृत प्लाज्मा होती हैं। तो इसका उल्टा दे दिया था, ये होता है और ये होता है, ठीक है। तो सेफीड तारे, सेफीड एक तारे होते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ हद तक ये इसका होगा, ये इसका होगा, ठीक है। एक बार मिटा के देखते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, आप एक बार पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा पीडीएफ है। यहाँ पर इतना ही आप क्वेश्चन है आज, एक क्वेश्चन और होना चाहिए, अच्छा हाँ है, एक क्वेश्चन और है, ये तो भूल ही जा रहे थे। ये देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस और किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना। अब ये याद रखिए, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का साक्ष्य किसके रूप में उद्धृत करते हैं, तो बताइए किसके रूप में उद्धृत करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताना है, हाँ वहाँ, तो ये कौन सा सही होगा, तो कौन सा सही होगा, सिर्फ केवल 2। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति से कोई संबंध नहीं है, ब्रह्मांड का विस्तार, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की गति से कोई संबंध नहीं है, सुपरनोवा का विस्फोट से कोई संबंध नहीं है, रेड शिफ्ट परिघटना जो होता है उसके कारण। अब यहाँ पर देखते हैं, अंतरिक्ष, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट की जो घटना होती है उनका अवलोकन ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। यह परिघटना आकाश गंगाओं तथा आकाशीय पिंड से प्रकाश के लंबे रेडियो तरंग की ओर विस्थापन से संबंधित होता है। जैसे आकाश गंगा ना, उनके लंबे रेडियो तरंगों से संबंध होता है। खगोलविद ब्रह्मांड के विस्तार तथा इसके सबसे दूर अथवा सबसे पुरानी पिंडों की दूरी को मापने के लिए रेड शिफ्ट परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो रेड शिफ्ट परिघटना क्यों खगोलविद क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार इससे सबसे दूर और पुरानी पिंड की दूरी मापने में करते हैं कि ये पिंड अभी कहाँ था, ये अब कहाँ गया। अब देखिए 1, 3, 4 क्यों सही नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, क्षुद्र ग्रहों की गति एवं सुपरनोवा में विस्फोट होना ब्रह्मांड के विस्तारण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है। दी गई परिघटना का संबंध ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार से नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में ये परिघटनाएं, ब्रह्मांड में जो घटनाएं होती हैं उससे संबंधित है। तो आज आपका ये पूरा आपका समाप्त हो गया ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर 6 NCERT से 12 NCERT तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उनको लगभग हमने टफेस्ट क्वेश्चन थे उनको किया है।
आप कल आपको जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा पृथ्वी की जानकारी, हाँ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये सीरीज कैसे लग रही है आपको। क्योंकि जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा था बच्चे थोड़ा सा कम पसंद कर रहे थे, लेकिन अगर कुछ ही बच्चे उसको बताएंगे कि वो भी थ्योरी करवाइए तो मैं थ्योरी भी करवा दूंगा, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि इसमें भी, क्योंकि ये देखिए मैं नीचे थ्योरी लाता भी हूँ, इसीलिए लाता हूँ क्योंकि आप यहाँ पर थ्योरी भी पढ़ लीजिए, वहाँ पर चाहे पढ़ लीजिए चाहे यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।